अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एएफएनएस के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज पास पेपर से उठाए गए हैं जो कि पिछले सालों में रिपीट हो चुके हैं। मैं आपको बताता जाऊं कि एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन में जो लास्ट डेट है वो 13 अगस्त है। अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं की और आप लोग अप्लाई और तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन सा स्टेटमेंट जो है जो मसल की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, जो मसल की कंट्रैक्शन की थ्योरी है, उसको ओबे करता है या उसको डिस्क्राइब करता है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है कि एक्टिंग फिलामेंट्स आर ब्रोकन डाउन। दूसरा क्या है कि मायोफिलामेंट्स डिसअपियर ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है, एक्टिन एंड मायोसिन स्लाइड ओवर ईच अदर विदाउट चेंजिंग देयर लेंथ्स। चौथा ऑप्शन क्या है कि एक्टिन एंड मायोसिन बिकम शार्टर। तो इन सब में से आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो सी नंबर है। एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। इनकी जो लेंथ है ये चेंजिंग नहीं होती, इनके अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिफरेंट तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में मेन पॉइंट क्या है। तो एक्टिन और मायोसिन की जो लेंथ है ये चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट होती है। सिर्फ एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। और कौन से एमसीक्यूज है जो कोई पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं? तो देखिए डियर स्टूडेंट, ए बेंड क्या होता है? ए बेंड कांस्टेंट होता है कंट्रैक्शन के अंदर। याद रखें, ये एमसीक्यू काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट के अंदर, नम्स के अंदर और एमडीकेट के अंदर भी पूछा गया है। ए बेंड जो मसल्स के अंदर होता है ये कांस्टेंट होता है। आपने मुझे ये बताना है कि ए बेंड किस चीज से बना होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। फिर उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, आई बेंड और एज जोन जो है तो ये शार्टर हो जाते हैं। याद रखना है, ये एमसीक्यू भी पूछे गए हैं। आई बेंड क्या चीज है और एज जोन क्या चीज है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये शार्ट हो जाते हैं। और कैल्शियम बाइंड करता है किसके साथ? ट्रोपोनिन के साथ। ये एमसीक्यू काफी मरतबा पूछा गया है कि कैल्शियम मसल कंट्रैक्शन के दौरान किस चीज के साथ बाइंड करता है। तो आपका आंसर होगा ट्रोपोनिन। कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ और ट्रोपोमाइसिन को हटा देता है एक्टिन के एक्टिव साइड से। ठीक है, तो कौन हट जाता है? ट्रोपोमाइसिन हट जाता है। किसके एक्टिव साइड से? एक्टिन के एक्टिव साइड से। ये भी एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि जब कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है तो क्या हो जाता है? तो ट्रोपोमाइसिन मूवमेंट करता है जिसकी वजह से एक्टिन के एक्टिव साइड्स ओपन हो जाते हैं मायोसिन के साथ अट्रैक्शन के लिए। एक्टिन के एक्टिव साइड, ओके याद रखिए, आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है कि मायोसिन के एक्टिव साइड्स या एक्टिन के एक्टिव साइड्स, तो आपका आंसर होगा एक्टिन। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर सेरेबेलम को डैमेज हो जाए तो कौन से एक्शंस जो है वो डिस्टर्ब होंगे? तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, सेरेबेलम का काम क्या है? बैलेंस एंड मसल कोऑर्डिनेशन। तो अगर आपके साथ सेरेबेलम जो है ये डिस्टर्ब हो जाए, डैमेज हो जाए, इस्कीमिया हो जाए, स्ट्रोक हो जाए, ब्लड सप्लाई कम हो जाए इस रीजन में, तो मस्कल जो आपके पास मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है और बैलेंस है ये डिस्टर्ब होगी। ये आपने याद रखना है। ठीक है, विजन किसका काम है? विजन जो है तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑसिपिटल लोब, जो सबसे बैक पे होता है। ठीक है, विजन का काम क्या है? ये ऑसिपिटल लोब का काम है। ठीक है, अच्छा। तो आपके पास एमसीक्यू के पॉइंट्स कौन से हैं जो पिछले सालों में पूछे गए? पहला पॉइंट आपके पास क्या है? सेरेबेलम इंटेलिजेंस को भी कंट्रोल करता है। सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम नहीं सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम क्या करता है? ये इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है और वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। मेड्यूला, मेड्यूला के ऊपर भी ये एमसीक्यू काफी मरतबा पूछे जाते हैं कि हार्ट रेट को कौन कंट्रोल करता है? तो जो आपके पास मेड्यूला ऑब्लांगेटा है ये ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है, सॉल्विंग को भी, यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? हाइपोथैलेमस क्या है? दिस इज द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। ये टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट और हेमोस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डायबिटीज के अंदर कौन सा सिस्टम जो है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं? तो देखिए, हंगर और थर्स्ट तो आपको पता है ना, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। ये काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछा गया है। इसमें सारे ये पॉइंट्स है, सारे एमसीक्यू पूछे गए हैं, तो ये सब आपको आने चाहिए। सेरेब्रम का काम इंटेलिजेंस से है। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा का काम क्या है? ब्रीथिंग, हार्ट रेट। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट वगैरह। तो ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, हाँ, क्रॉसिंग ओवर आपके पास कौन से स्टेज में होता है? आपको पता है प्रोपेज वन के डिफरेंट स्टेजेस है। ये एमसीक्यू नम्स के टेस्ट में भी काफी मरतबा पूछा गया है। आपको ये बताना है कि क्रॉसिंग ओवर तो प्रोपेस के अंदर होती है, लेकिन आपने बताना है कि प्रोपेस कौन से फेस के अंदर होती है। तो दिस इज बेसिकली अकरिंग इन द पैकाइटीन स्टेज, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है,
अभी और भी इसके ऊपर काफ़ी सारे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो साइनेप्सिस कहाँ पर होते हैं? साइनेप्सिस इज अकरिंग इन ज़ाइगोटीन स्टेज। साइनेप्सिस कहाँ पर होते हैं? ज़ाइगोटीन स्टेज के अंदर होते हैं। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होते हैं? पैकाइटीन स्टेज के अंदर होते हैं। कैज़मेटा कहाँ पर बनता है? तो ये डिप्लोटीन स्टेज के ऊपर बनते हैं। और ये वाला एमसीक्यू हमारे टाइम में भी आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में काफ़ी मरतबा पूछा गया था। हमारे एग्जाम के अंदर भी यही पॉइंट आया था। तो ये आपको याद आना चाहिए कि कैज़मेटा बिकम विजिबल ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज। ठीक है, तो ये सारे आपसे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है। ये इतनी मरतबा इनिशियल टेस्ट के अंदर आ चुके हैं ना कि बस आप जाने कि ये आपके टेस्ट के अंदर लाजमी आएंगे। इस तरह के पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हमने अपने नोट्स के अंदर कलेक्ट किया हुआ है। 700 पेजेस के ऊपर उनको हमने सॉल्व किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इस तरह के तमाम पॉइंट्स मिले, उसके साथ इस तरह के पॉइंट्स भी मिले फ्यूचर एमसीक्यू पॉइंट, जिससे आपको यह अंदाजा हो कि हम मजीद हमारे टेस्ट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके बाय कर सकते हैं। 6000 नोट्स की फीस है और 16,000 हमारी क्लासेस की फीस है। अगर आप नोट्स बाय करना चाहते हैं 6,000 की ही, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं 16,000 की है, टेस्ट की आपको 200% गारंटी देंगे। आप हमारे डेमो लेक्चर्स देके, बाकी एकेडमीज के भी डेमो लेक्चर्स देके, अगर आपको लगे कि आप यहाँ से समझ सकते हैं तो यहाँ एडमिशन ले लें। अगर आपको लगे कि कहीं और अच्छी तैयारी है तो आप वहाँ से कर लें। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो इस वीडियो के अंदर तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा करें। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर न्यूरॉनल मेम्ब्रेन सोडियम आयंस को परमेबल हो जाए और पोटाशियम आयंस को परमेबिलिटी खत्म हो जाए, तो ये कौन सा स्टेज होगा? पोलराइजेशन स्टेज होगा, डीपोलराइजेशन स्टेज होगा, हाइपरपोलराइज स्टेट होगा या रिपोलराइज? तो देखिए डियर स्टूडेंट, दिस इज, चले हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है? दिस इज बेसिकली अ मेम्ब्रेन। ये आपके पास मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन का इनसाइड वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आउटसाइड वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आउटसाइड स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट, अगर सोडियम यहाँ पर अंदर आएंगे, ठीक है, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ आ जाएगी, प्लस 90 मिलीवोल्ट की तरफ जाएगी। तो दिस इज बेसिकली, ये क्या है आपके पास? दिस इज ऑप्शन नंबर बी, डीपोलराइजेशन। अभी अगर ये सोडियम चैनल बंद हो जाए और पोटाशियम बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाए, पोटाशियम चूंकि पॉजिटिव आयन है, ये बाहर की तरफ जाएंगे तो अंदर नेगेटिविटी आएगी। तो अगर नेगेटिविटी आएगी तो क्या होगी? दिस इज हाइपरपोलराइजेशन। फिर आपका आंसर क्या होगा? सी। तो अगर सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पोटाशियम आयन के लिए इंक्रीज हो जाए तो आपके पास हाइपरपोलराइजेशन होगी, और अगर सोडियम आयन के लिए हो जाए तो डीपोलराइजेशन होंगे। और ये एमसीक्यू भी हद से ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो सोडियम एंट्री क्या करता है? ये डिपोलराइजेशन करता है। पोटाशियम की एक्सेप्ट क्या करता है? ये रिपोलराइजेशन काज करता है। और सोडियम पोटाशियम पंप जो है तो ये आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन रखता है, ठीक है। अभी सोडियम बाहर गया, पोटाशियम, सोडियम अंदर आया, पोटाशियम बाहर गया, लेकिन ये तो बैलेंस नहीं है ना। तो इनको बैलेंस करने के लिए हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप होता है, जिसको सोडियम पोटाशियम एटीपीएस भी कहते हैं, ठीक है। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस भी कहते हैं। तो वो पंप क्या करता है? वो इनमें जो कमी होती है ना उनको बैलेंस कर लेता है, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक जैसे हो जाए और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि बेरिलियम कंपाउंड्स आर मेनली कोवेलेंट बिकॉज आप, ये क्यों कोवेलेंट होते हैं? देखिए सबसे पहली बात क्या है, इनका साइज स्मॉल होता है, बिल्कुल हाँ। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली हाई होती है और पोलराइजिंग पावर भी इनका ज़्यादा है। तो इसलिए आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बेरिलियम के ऊपर और कौन से पॉइंट्स पूछे गए हैं? तो डायगोनल रिलेशनशिप इसकी कौन से एलिमेंट के साथ है? तो एल्यूमिनियम के साथ है। ये एमसीक्यू काफ़ी मरतबा पूछे गए। मतलब डायगोनल रिलेशनशिप का क्या मतलब है? तो जो प्रॉपर्टीज आपके पास बेरिलियम की है वही प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम की भी है, ठीक है। BCl2 आपके पास कोवेलेंट है, और इसके अलावा अदर क्लोराइड जो है ग्रुप 2 के, वो आपके पास आयनिक होते हैं। और BCl2 कोवेलेंट क्यों है? क्योंकि इनका साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो ये जितने भी ऑप्शन है ना, तो हर ऑप्शन के ऊपर आपको एमसीक्यू एग्जाम के अंदर दिया जा सकता है। बेरिलियम जो है तो ये आपके पास क्या करता है? ये आपके पास फ्लेम कलर को प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें कि विच सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन कौन सा फेवर करता है? एसीटोन। क्यों? क्योंकि एसीटोन जो है दिस इज एप्रोप्रेटिक सॉल्वेंट, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसके अंदर ज्यादा गैदरिंग नहीं होती, ये न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा गैदरिंग वगैरह नहीं करता, बस इसलिए आपके पास यूनिस्टेप रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। SN2 क्या है? ये वन स्टेप रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, 100% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इसके अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या करते हैं? अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास मिथाइल और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है तो ये क्या करते हैं? ये SN2 को फेवर करते हैं। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या करते हैं? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN1 को फेवर करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका ट्रेंड लाजमी इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछा जा सकता है। SN2 क्या करता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। SN1 के अंदर क्या होगा? SN1 के अंदर 50% इन्वर्जन होगी और 50% कॉन्फिगरेशन होगी। और ये एमसीक्यू पिछले साल AFNS के अंदर पूछा गया है, ठीक है।
ये वाला एमसीक्यू एएफएनएस के अंदर पूछा गया है। SN2 के अंदर 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी, SN1 के अंदर 50% इन्वर्जन होगी, 50% आपके पास हो रिटेंशन होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आप देखिए, शी मस्ट बी एशेम्ड डैश ऑफ हर रिएक्शन, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? एशेम्ड के साथ हमेशा क्या आएगा? ऑफ आएगा। यहाँ पर कुछ मैंने कॉम्बिनेशंस दिए हैं जो ज्यादातर इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं, उनमें से क्या है? प्राउड के साथ क्या आएगा? ऑफ आएगा। इसी तरीके से अफ्रेड के साथ आएगा ऑफ। इसी तरीके से इंटरेस्टेड के साथ क्या आएगा? इन, आई एम इंटरेस्टेड इन, ठीक है। इसके अलावा गुड के साथ क्या आएगा? एट, ही इज गुड एट मैथ्स, ओके। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या आएगा? रिस्पॉन्सिबल के साथ फार आएगा। ये सारे कॉम्बिनेशंस आपने याद रखने हैं, ये आपसे डिफरेंट तरीके से इंग्लिश के अंदर पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये आपके पास एक्सेलरेटिंग चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर और कौन से पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं? इनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मीडियम रिक्वायरमेंट के बगैर भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये एमसीक्यू काफी मरतबा पूछा गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये इस तरह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास वेव है, ठीक है। बोथ फील्ड जो है तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को भी परपेंडिकुलर, ये देखिए वेव्स इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पर भी 90 बन रही है, यहाँ पर भी 90 बन रही है। तो मतलब ये है कि ये अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लें, ये मैग्नेटिक फील्ड ले ले, तो दरमियान में वेव जा रही है, इन सब के बीच में 90-90 एंगल बनेगा, ठीक है। ये बात बताई गई है। और इन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वैक्यूम में, वो कितनी होगी? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये सब ट्रेवल करेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास देखिए, आपने पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को फोटोसेंसिटिव मटेरियल से दूर किया। लेट्स सपोज दिस इज अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, आप इसके ऊपर लाइट को स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटॉन से एमिट हो रहे हैं, अभी आपने इसको थोड़ा दूर किया, तो जब आप इसको दूर करोगे तो एमिटेड प्रोटॉन जो है तो वो डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो इंटेंसिटी है, जो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जब आप इंटेंसिटी को डिक्रीज करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रिक करंट दोनों जो है वो कम होंगे, क्योंकि इंटेंसिटी इनको कंट्रोल करता है। फ्रीक्वेंसी क्या करता है? ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल करता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिगार्डलेस ऑफ इंटेंसिटी। अगर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम आप दोगे फ्रीक्वेंसी, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ, चाहे इंटेंसिटी जितनी भी ज्यादा हो जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाने के बाद, लेट्स सपोज दिस इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले आपने इसको क्रॉस करना है। इसको क्रॉस करने के बाद फिर आपने आगे जाना है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करने हैं, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। इसमें और कौन सा है कि आपके पास मैग्नेटिक फोर्स इज अ मूविंग चार्ज इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। देखिए आपके पास मैग्नेटिक फोर्स क्या है? F = Q_V_B sin थीटा, ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है। अभी आपको क्या बताया गया है कि ये मैक्सिमम के हाफ कब होगा? कौन से एंगल के ऊपर? तो देखिए ये मैक्सिमम किस एंगल पे होता है? 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि साइन 90 आपके पास किसके बराबर है? साइन 90 बराबर है 1 के। अभी हमने ये बताना है कि ये मैक्सिमम के हाफ कब होगा, यानी ये इसके बाय 2 कब होगा, हाफ कब होगा। तो साइन 30 हमारे पास किसके बराबर है? साइन 30 = 1/2। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो 30 डिग्री पे हमारे पास मैक्सिमम के हाफ होगा। 30 डिग्री पे क्या होगा? मैक्सिमम के हाफ होगा, यानी 90 डिग्री पर जितना होता है ना, उसके हाफ आपके पास 30 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो ये आपके पास है। फोर्स मैक्सिमम कब होगा? 90 डिग्री पर। जीरो कब होगा आपके पास? 40 कब होगा? 0 डिग्री सी पे और 180 डिग्री सी पे। क्यों? क्योंकि साइन 0 और साइन 180 0 के बराबर है, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्सेस चेंजेस डायरेक्शन बट डज नो वर्क ऑन द चार्ज, वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि 90 एंगल है आपके पास, ठीक है। तो ये जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है, ये किसी किस्म का कोई काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर एंगल आपके पास क्या है? 90 है। और वहां पर अगर आप देखें, वर्क डन इज इक्वल टू F.D, FD cos थीटा, तो cos 90 0 के बराबर है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे नोट्स को बाय करना चाहते हैं, इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, कंप्लीट एकेडमिक देंगे, सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक, ठीक है। जिस सेंटर में आपने अप्लाई की है या आपने करनी है, उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स देंगे। आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपको गेस्ट पेपर भी देंगे, कहीं पे कोई मसला हो, कंफ्यूजन हो, टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेंगे। 6000 इसकी फीस है। हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, उस मोबाइल ऐप के अंदर आपका अकाउंट होगा, उसी में आपके सारे नोट्स होंगे। हमारी तरफ से 1 घंटा लगेगा आपको नोट्स देने में। तो आप जब चाहे, जिस टाइम चाहे, हमारे इस नंबर पर रब्ता करके आप इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है। पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो, आपकी A to Z तैयारी हो, सारी चीज़ें आपकी कवर हो, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे अच्छी तैयारी कोई भी नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं खुद ये सारे स्टेप दे चुका हूँ।
पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, खुद एएमसी से क्वालिफाइड हूँ, तो मेरे ख्याल में आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं मिल सकती। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।